हेलो दोस्तों। रियल एस्टेट ये नाम सुनकर क्या लगता है आपको? पहली सोच क्या आती है दिमाग में? सोचिए ज़रा। यही ना, हम घर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अगर पैसा कमाना हो तो क्या कर सकते हैं? रेंट पे दे सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि रियल एस्टेट में रेसिडेंशियल के अलावा और कितने सेक्टर शामिल होते हैं? कितने लोग इसमें काम करते हैं? कितना एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट करती है? ये इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है? जीडीपी ग्रोथ में इसका क्या हिस्सा है? क्यों अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला ऐसे बड़े बड़े दिग्गज इसमें उतर रहे हैं? कैसे ये इंडस्ट्री बिलियन और ट्रिलियन डॉलर की ओर बढ़ रही है? और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट अपने इन्वायरमेंट पे क्या पड़ रहा है? नहीं जानते ना? तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहना। पक्का आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। आपको रियल एस्टेट आसानी से समझ में आए इसलिए मैंने इसको 5 क्वेश्चन में डिवाइड किया है। पहला कि इंडस्ट्री कब से उभरने लगी। दूसरा कि इसमें कितने सेक्टर आते हैं। तीसरा कि कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। चौथा जीडीपी ग्रोथ में इसका क्या हिस्सा है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कि इसका इम्पैक्ट अपने इन्वायरमेंट पे क्या होता है। आप बोलोगे कि इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो इसमें कुछ भाई लूप होल्स वगैरह है या नहीं। तो ये पांचवा पॉइंट है साल 1990। ये वही साल है जब रियल एस्टेट मार्केट अपने इंडिया में पैर जमाने लगा। पर असली बूस्ट इसे तब मिला जब 1992 में देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तब इंडियन गवर्नमेंट ने सभी फॉरेन कंपनीज को, एनआरआईज को इंडिया में इन्वेस्ट करने का मौका दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर फॉरेन कंपनीज में इंडिया में आना शुरू किया और इन्वेस्ट करना शुरू किया। और तभी से शुरू हुआ राइज ऑफ रियल एस्टेट। 1992 से लेकर 2023 तक इस मार्केट में काफी बदलाव हुए, काफी उथल पुथल भी रही। चाहे आप 2008 का मार्केट क्रैश ले लो, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, रेरा और वगैरह वगैरह। इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बन सकती है। किन लोगों को इस पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। रियल एस्टेट में कितने सेक्टर आते हैं? इसमें आते हैं टोटल 8 सेक्टर। पहला रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे इसमें होता क्या है। चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होता क्या है, इसमें आप खुद रह सकते हो। जैसे सोसाइटीज़ हो गए, बंगलोज हो गए, अपार्टमेंट हो गए, और उसमें आप प्रॉपर्टी खरीद या बेच सकते हो, चाहे रेंट पे भी दे सकते हो, जिससे आपका रेंटल इनकम आ जाए। दूसरा आता है कमर्शियल रियल एस्टेट। इसमें आता है ऑफिस, शॉप्स, जैसे आईटी पार्क्स हो गया, रिटेल शॉप्स हो गए, या फिर कोई शोरूम हो गया। इससे भी आप खरीद या बेच सकते हो, या चाहे रेंट पे दे सकते हो। इससे भी अच्छा खासा आपका रेंटल इनकम आ जाता है। तीसरे नंबर पे आता है इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट कमर्शियल से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, पर इसमें शर्त एक ही है कि आपको अंबानी अडानी जैसे बड़े लेवल पे होना होगा, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मजाक कर रहा था। इसमें आता है फैक्ट्रीज, वेयरहाउस, और आगे बढ़े तो एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मेजर हाईवे। चौथे नंबर पे आता है हॉस्पिटैलिटी रियल एस्टेट। नाम ही मुश्किल है। चौथे नंबर पे आता है हॉस्पिटैलिटी रियल एस्टेट। इसमें होता है होटल, रिजॉर्ट और वैकेशन रेंटर्स। पांचवें नंबर पे आता है लैंड रियल एस्टेट। इसमें आता है रेसिडेंशियल लैंड, कमर्शियल लैंड विथ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आती है। 6 नंबर पे आता है स्पेशल पर्पस लैंड रियल एस्टेट। इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। इसमें आता है गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बिल्डिंग, इतनी सारी चीज़ इसमें शामिल होती है। 7वें नंबर पे रियल एस्टेट डेवलपमेंट। भाई समझ लो, रियल एस्टेट डेवलपमेंट अपने इंडिया के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें होता क्या है? इसमें होता है इंफ्रा डेवलप, लैंड एक्विजिशन, डिज़ाइन एंड प्लानिंग। मतलब समझ लो आपका रोड, ब्रिज, वाटर सप्लाई, मेट्रो या मेगा हाईवेज, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती है। और इतना इंफ्रा डेवलप करना कोई आसान बात नहीं। तो इसमें आता है गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज और प्राइवेट इंडस्ट्रीज। समझ गए? सब समझ गए, सब पता चल गया, हर बात पता चल गई, हर सेक्टर पता चल गया। तो रुको ज़रा, सब्र करो, 8वां सेक्टर अभी बाकी है। REIT मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कई लोगों को इस ट्रस्ट के बारे में पता नहीं होगा। बस इतना समझ लो कि ये ट्रस्ट खुद इन्वेस्ट करते हैं और कई सारे सेक्टर खुद ओन करते हैं, जैसे कमर्शियल REITs, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर और कई सारे। चलो ये हो गए अपने सारे रियल एस्टेट सेक्टर। अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पे, जो है कि भाई ये एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट करती है। अगर क्रेडाई की माने, यानी कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन की माने, मुश्किल नाम है, आगे दे रहा हूँ, पढ़ लेना, ठीक है। अगर इसकी माने तो ये 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से ज़्यादा रोजगार देती है। तो सोच लो इसमें कौन कौन शामिल होगा। हर कोई, गवर्नमेंट से लेकर एक साधारण वर्कर तक इसमें शामिल है। इसमें आती है गवर्नमेंट, डेवलपर, बिल्डर, सप्लायर, स्टेट एजेंट,
आर्किटेक्ट, मैनेजर और बहुत सारे, एक स्मॉल वर्कर भी, एक साधारण वर्कर भी इसमें आता है। और यही चीज़ एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है और हर कोई इससे जुड़ा हुआ है। तो इसी बढ़ते इंफ्रा के कारण इन्वेस्टर की डिमांड बढ़ी है और इसी बढ़ते डिमांड की वजह से बढ़ा है सप्लाई, और यही चीज़ बनाती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मिलियन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। और इंडिया में भी काफ़ी सारे फॉरेन कंट्रीज़ इन्वेस्ट करना चाहती है, जैसे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अभी टेस्ला भी इस दौड़ में शामिल है। तो इन्हीं कारणों की वजह से बढ़ेगा अपना रोज़गार और बढ़ने वाला है रियल एस्टेट मार्केट। तो सोचिए क्यों अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े दिग्गज इस सेक्टर में उतर रहे और अपने पैर जमा रहे हैं, और इंडिया के जीडीपी में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अगर क्रेडाई की रिपोर्ट की माने बीते साल रियल एस्टेट सेक्टर ने 6% का अपना योगदान दिया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। अभी आप बोलोगे यार ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि फॉरेन कंपनीज अपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, अपना इंफ्रा डेवलप हो रहा है, अपने जीडीपी में ग्रोथ हो रही है और अपना देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो ज़रा सोच के देखिए, अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो इसमें कुछ लूप होल्स नहीं होंगे? है, लूप होल्स है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, mispresentation of properties, inadequate regulation, fraud, lack of affordable housing, lack of standardization, environmental concerns। इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बुरा असर पड़ता है आम जिंदगी पे और अपने पर्यावरण पे। सही तरीके से जमीन की जांच न करना, डॉक्यूमेंट में बदलाव, इलीगल कंस्ट्रक्शन, कुछ पैसों के लिए कुछ नेता, बिल्डर्स, कहीं ना कहीं आम आदमी भी, हाँ आम आदमी भी इसका जिम्मेदार है। गवर्नमेंट के हिसाब से घर ना बनाना, इलीगल कंस्ट्रक्शन, पेड़ काटना, पहाड़ों को खोदना, उसको खोखला कर देना, नहरों पे घर बनाना, इन सारी चीज़ों से होता है क्लाइमेट चेंज, जिससे होता है ग्लोबल वार्मिंग और होती है लैंडस्लाइड। अभी हाल ही में हुआ जोशीमठ का हादसा, कितने लोग बेघर हुए, कितने लोगों का घर उजड़ा इसमें। आखिर कौन जिम्मेदार है इन सारी चीज़ों का? गवर्नमेंट, बिल्डर या वो लोग? मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ, कौन जिम्मेदार है? मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो गवर्नमेंट, लोग या बिल्डर से डेवलपमेंट कीजिए, पर इतना मत कीजिए कि वो श्राप बन जाए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर कोई बात इसमें अच्छी लगी तो कमेंट कर ज़रूर बताना, और जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।